हाँ जी, ये स्टूडेंट्स सीए मोहिरा दिस साइड एंड आज के लेक्चर में हम लोग जिस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं इस हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका यूनिट नंबर 5 दैट इज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। ये जो हमारा रिवीजन रहने वाला है, ये रिवीजन जो आप मेरे साइड में देख पा रहे हो, ये कलरफुल नोट्स, ये रिवीजन मेरे हैंडमेड नोट्स से होने वाला है। सर ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे? ये नोट्स जस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक ड्रॉप कर दूंगा। आप उस टेलीग्राम चैनल में जाकर ये चैप्टर एज वेल एज जो पूरा का पूरा हमारा सीए फाउंडेशन लॉ है, पूरे सीए फाउंडेशन लॉ के हमने हैंडमेड नोट्स बनाए हैं इन एज लो एज 60 पेजेस। हमारा पूरा लॉ कवर्ड है, तो आप अकॉर्डिंगली जाकर उधर से डाउनलोड कर सकते हो एंड सारे चैप्टर्स का रिवीजन हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो ठीक है, फिर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ यूनिट नंबर 5 दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन हमको पता है, अभी हमको देखना है ब्रीच मतलब क्या। यूनिट नंबर 5 जब हमने रेगुलर क्लास में स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था एक गाने के साथ। वो गाना क्या था? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हर कॉन्ट्रैक्ट में एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, एग्रीमेंट क्या होता है? सर एग्रीमेंट इज अ सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अनदर। मतलब एक प्रॉमिस इज कंसिडरेशन फॉर वन पार्टी, अनदर प्रॉमिस इज द कंसिडरेशन फॉर अदर पार्टी। एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडली एनफोर्स करना है तो दोनों पार्टीज ने जो वादा किया था उनको उस वादे को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी अपने वादे को समय पर पूरा नहीं करती, फिर से चल लेंगे हमारे क्लास के एग्जांपल पे। हमारा क्लास का सबसे फेमस वाला एग्जांपल कौन सा था? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ कार बिटवीन केशव एंड एक पर्सन कौन था? हमारा भावेश। एक था केशव, एक था हमारा भावेश। इन दोनों के बीच में कार सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। केशव ने प्रॉमिस किया था भावेश को कि मैं तुझे इस पर्टिकुलर डेट पर कार सेल करूंगा। एंड दोनों ने आपस में ऑफर करके प्रॉमिस करके एक कंसिडरेशन डिसाइड किया था, दैट वाज ₹3,50,000। कितना कंसिडरेशन डिसाइड किया था? ₹3,50,000। अब आज इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एंड मान लीजिए वो डेट जिस दिन दोनों को अपना परफॉर्मेंस पूरा करना है, दैट इज जिस दिन केशव कार देने वाला है एंड जिस दिन भावेश पे करने वाला है, कौन सा तारीख है? लेट अस टेक द एग्रीड डेट इज 15th ऑफ जनवरी 2023। कौन सा डेट है ये बेटा? 15th ऑफ जनवरी 2023। अब 15th ऑफ जनवरी 2023 के दिन भावेश मस्तन हाथ धो के गया केशव के पास, बोला ओ केशव मुझे कार दो। क्या कहा? ओ केशव तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 15th ऑफ जनवरी 23 वाले दिन तुम मुझे कार बेचोगे, मुझे कार बेचो। केशव ने क्या कहा? अरे मैं कार नहीं बेच सकता, मैंने तो ये कार किसी और को बेच दी। मतलब जो केशव ने प्रॉमिस किया था कार बेचने का, क्या केशव अपना वो प्रॉमिस पूरा कर रहा है? नहीं। तो जिस पार्टी ने प्रॉमिस किया था, अगर वो पार्टी अपना वादा पूरा नहीं कर रहा है तो उस वादे को पूरे ना करने को ही क्या कहा जाता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, ब्रीच ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन। केशव का ऑब्लिगेशन था अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कि वो कार दे, क्या वो कार दे रहा है? नहीं। तो उसको क्या कहा जाता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मोटा मोटी होते हैं बेटा 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज द एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले बात करेंगे बेटा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? सर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमने एक डेट फिक्स करके रखी थी जिस दिन हमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना था। जिस दिन ये दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, लेट अस टेक उस दिन क्या तारीख थी? इन दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया ऑन 1st ऑफ जनवरी 2023। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कब किया? ऑन 1st ऑफ जनवरी 2023। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में परफॉर्म कब होना था? 15th ऑफ जनवरी 2023। अब मान लो 1st ऑफ जनवरी से लेकर तो 15th ऑफ जनवरी, 1st ऑफ जनवरी से लेकर 15th ऑफ जनवरी, ये 15 दिन खत्म होने से पहले पहले ही, मतलब जिस दिन परफॉर्मेंस ड्यू था, 15th ऑफ जनवरी क्या है? 15th ऑफ जनवरी इज द डेट जिस दिन परफॉर्मेंस ड्यू हुआ है। अब जिस दिन परफॉर्मेंस ड्यू था, अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी
हो सकता है केशव भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे, हो सकता है भावेश भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे। अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी सिंगल पार्टी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने के लिए ड्यू था, अगर उससे पहले पहले कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, ब्रीच कर दे, मतलब 15 जनवरी के दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था, मान लीजिए 10 जनवरी वाले दिन ही केशव ने कॉल करके भावेश को बोल दिया, भाई मैं तुझे 15 जनवरी के दिन कार नहीं बेच पाऊंगा बिकॉज मुझे दूसरा कस्टमर मिल चुका है जिसे मैं महंगे में बेच रहा हूं। हो सकता है, यस। अब मान लीजिए केशव के पास कहीं से पैसे आने वाले थे, जिस बेसिस पे उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया भावेश के साथ, केशव के साथ कार खरीदने का। अब जिधर से उसको पैसे आने वाले थे, एंड टाइम पे उसको पता चला कि पैसे नहीं आने वाले, एंड अगर पैसे नहीं आने वाले तो वो केशव से कार खरीद नहीं पाएगा। अब 10 जनवरी वाले दिन ही, दैट इज कभी भी 15 जनवरी से पहले पहले या तो केशव या तो भावेश दूसरे पार्टी को क्या कर देता है, अगर कम्युनिकेट कर देता है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था उस दिन मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो इसको कहा जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस पे इसके पहले क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेटा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा जाता है बेटा, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग आ गए 15 जनवरी वाले दिन, हम लोग आ गए 15 जनवरी वाले दिन। अब कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होना था, 15 जनवरी। अब अगर ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस ईदर ऑफ द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे, मतलब 15 जनवरी के दिन ही भावेश तो रेडी होकर पैसे लेकर गया केशव के पास कार लेने, लेकिन केशव ने कार देने से मना कर दिया। उसी का ऑपोजिट 15 जनवरी वाले दिन ही केशव कार डिलीवर करने गया भावेश के घर, लेकिन भावेश ने कार एक्सेप्ट करने से मना कर लिया। क्या ये भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? यस, लेकिन ये ब्रीच कब हुआ? ये ब्रीच हुआ जिस दिन परफॉर्मेंस ड्यू था। तो जिस दिन परफॉर्मेंस ड्यू था, अगर उस दिन परफॉर्मेंस ब्रीच हो रहा है तो उसको कहा जाता है एक्चुअल ब्रीच। ठीक है, दिस वाज द डिफरेंस। अब बेटा बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसमें जो ऑब्लिगेशन है वो ऑन अ पर्टिकुलर डेट नहीं होनी है, लेकिन ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने बात करी लॉ की बैचेस की। हमारी लॉ की बैच शुरू होनी थी बेटा 15 जनवरी वाले दिन, एंड हमारी लॉ की बैच कितने महीने चलनी थी, मान लीजिए 3 महीने चलनी थी, दैट इज अप टू 15 अप्रैल। कब तक बैच चलनी थी हमारी? 15 अप्रैल तक बैच चलनी थी। मैंने आपको 15 दिन अच्छे से पढ़ाया, मैंने आपको 15 डेज अच्छे से पढ़ाया। मैंने आपको एक छोटा सा, मान लीजिए जो हमारा पहला एक्ट कौन सा है, मान लीजिए पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एंड एलएलपी हमने 15 दिन में अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन 1 फरवरी से मैं क्या हो गया, गायब हो गया। 1 फरवरी से मैं गायब हो गया। मैंने 2-3 दिन क्लास नहीं ली। दीपक सर ने मुझे कॉल किया कि मोहित सर आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? मैंने बोला सर मुझे दूसरी जगह से बैच का ऑफर आ गया है, मैं ये बैच आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला। आप कुछ भी बोलो, मैं ये बैच आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला। अब ये भी जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसको भी क्या कहा जाएगा, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर परफॉर्मेंस ऑन अ पर्टिकुलर डेट होना है, उस दिन मना किया तो भी एक्चुअल ब्रीच। अगर कंटिन्यूअस नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो ड्यूरिंग द पीरियड बीच में भी कहीं पर मना कर दिया, उसको भी क्या कहा जाता है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आ जाइए देख लेते हैं ना, आ जाइए देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो फाइल है इसका ओपन होने में थोड़ा सा आ सकता है इशू है ना, बट नीड नॉट वरी है ना, बट नीड नॉट वरी। ठीक है, सबसे पहला क्या है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंसेस अराइव। टाइम फिक्स कब का था, 15 जनवरी, लेकिन पार्टीज ने कब कॉल करके मना कर दिया, 15 से पहले पहले। उसको क्या कहा जाता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच। द प्रोमिसर सिग्निफाइज हिज अनविलिंगनेस बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंसेस अराइव। मतलब दोनों में से कोई भी पार्टी दूसरे पार्टी को कॉल करता है एंड बोलता है कि ऑन द कॉन्ट्रैक्टेड डेट ऑफ परफॉर्मेंस मैं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करने वाला। अब जो आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसको कम्युनिकेशन करने के बेटा मोटा मोटी होते हैं 2 तरीके। पहला इज एक्सप्रेसली कम्युनिकेट कर देना। अब एक्सप्रेस मतलब या तो लिख के या तो ओरली, है ना, ओरली नहीं ठीक है, नहीं, या तो लिख के या तो बोलकर, या तो लिख के या तो बोलकर कम्युनिकेट करना, इसको कहा जाता है एक्सप्रेस कम्युनिकेशन। एंड इम्प्लाइड कम्युनिकेशन मतलब ना तुम कुछ कहो ना हम कुछ कहेंगे, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, इसे कहा जाता है इम्प्लाइड कम्युनिकेशन, उसे कहा जाता है इम्प्लाइड कम्युनिकेशन। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब मैं आपको क्या करता हूं, एग्जांपल देता हूं। अब जो भावेश को कार खरीदनी थी, भावेश को कार किधर खरीदनी थी, भावेश को कार खरीदनी थी अपने लोकल टाउन में यूज करने के लिए। ठीक है, यस। अब 15 जनवरी के दिन कार का कॉन्ट्रैक्ट होना था,
10th ऑफ जनवरी वाले दिन ही क्या हो गया, 10th ऑफ जनवरी वाले दिन भावेश केशव को जाकर मिलता है एंड बातों ही बातों में बता देता है कि अगले 2 महीने में मैं जा रहा हूं हिमालय सेटल होने के लिए, अगले 2 ही महीने में मैं जा रहा हूं हिमालय सेटल होने के लिए। अब आप बताओ, अगर 2 महीने में भावेश हिमालय सेटल होने के लिए जा रहा है, पहाड़ियों में सेटल होने के लिए जा रहा है, क्या उधर वो ये कार लेकर जा सकेगा? नहीं। क्या भावेश ने बोला मैं कार नहीं खरीद पाऊंगा? भावेश ने डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन जैसे ही उसने बोला मैं हिमालय जाने वाला हूं, ये इंप्लाइडली कम्युनिकेट हो गया, ये मान लिया जाएगा कि भावेश ये कार अभी खरीदने नहीं वाला। दिस इज नोन एज इंप्लाइड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यस। अब इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चलो ठीक है, या तो केशव ने या तो भावेश ने टाइम पे जाके क्या कर दिया, मना कर दिया। अब भाई आपने प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। क्या आपने जो वादा किया था, क्या आपने वो वादा निभाया? नहीं। अगर आपने जो वादा किया था, अगर आपने उस वादे को नहीं निभाया तो हम आपको ऐसे ही जाने नहीं देंगे, हम आपके ऊपर कुछ ना कुछ पेनल्टीज लगाएंगे, हम आपको कुछ ना कुछ पेनल्टीज लगाएंगे, बिकॉज जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है उस पार्टी को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा एंड जिस पार्टी ने गलत किया है, जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, उसे हर्जाना भरना पड़ेगा। अब ध्यान से देखेंगे, अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। 2 ऑप्शन अवेलेबल है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला इज टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड। अब रिसाइंडेड मतलब हमने पिछले यूनिट में ही देखा था, रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है ना। रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला ऑप्शन अवेलेबल है टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड, टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज कैंसल्ड एंड स्यू फॉर डैमेजेस इमीडिएटली। अब काहे चिंता करते हो बेटा, डायग्राम पर आ जाओ, सारी चीजें मैं समझा दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ड्यू ऑन परफॉर्मेंस कब था, ये डेट है मान लीजिए हमारी 15th ऑफ जनवरी। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ परफॉर्मेंस ब्रीच कब हो गया बेटा, 10th ऑफ जनवरी वाले दिन। अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन किसके पास है, प्रोमिसी के साथ। ऑप्शन किसके पास है बेटा, प्रोमिसी के पास। प्रोमिसी मतलब कौन, प्रोमिसी मतलब वो पर्सन जिसके साथ गलत हुआ है। प्रोमिसी मतलब वो पर्सन जिसके साथ गलत हुआ है, मतलब जिस पार्टी के अगेंस्ट में सामने वाले पर्सन ने अपने ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं किए, मतलब जो प्रोमिसी है। इस केस में मान लो अगर केशव कार बेचने से मना कर दे तो प्रोमिसी कौन हो जाएगा, द अदर पार्टी, दैट इज भावेश। तो भावेश के पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहला ऑप्शन है, जिस दिन सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से मना किया, आप उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दो, रिसाइंड कर दो। अब कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करना मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करना मतलब आप उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल्ड मान लो। आप उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल्ड मान लो एंड आपके जो भी डैमेजेस बनते हैं आप क्या कर लेना, अपने डैमेजेस क्लेम कर लेना। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था अदर पार्टी से कार लेने के लिए, अब उसने कार नहीं बेचा तो आपको कहीं और से कार खरीदनी पड़ी, तो आपको डैमेजेस इनकर करने पड़े। अब जितने भी डैमेजेस है आप अपने प्रोमिसर से डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ये पहला ऑप्शन है, लॉजिकल है। लेकिन और एक ऑप्शन अवेलेबल है, ध्यान से सुनेंगे। द सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल विद द प्रोमिसेस, चलो मान लिया कि आपको 10th ऑफ जनवरी के दिन ही पता चल गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने वाला है, लेकिन आज इस कॉन्ट्रैक्ट को आप रिसाइन मत करो। आप इस कॉन्ट्रैक्ट को टिल द कॉन्ट्रैक्टेड डेट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब ये जो आगे के 5 दिन है ना, आप अगले 5 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट को क्या करो, ऑपरेटिव रखो। आप अगले 5 दिन के लिए क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव रखो एंड जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ड्यू फॉर परफॉर्मेंस था उस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट को जाकर रेसेंड करो। सर ऐसा क्लॉज क्यों डाला, उस दिन तक कॉन्ट्रैक्ट को रखने के लिए? बेटा ऐसा भी हो सकता है ना कि 10th ऑफ जनवरी वाले दिन मैं डैमेजेस क्लेम नहीं कर पा रहा था, लेकिन 15th ऑफ जनवरी वाले दिन मैं डैमेजेस क्लेम कर पाऊंगा, तो आप 15th ऑफ जनवरी वाले दिन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। मतलब या तो आप 10th ऑफ जनवरी वाले दिन ही कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दो। दूसरा ऑप्शन प्रोमिसी के पास है कि आप 15th ऑफ जनवरी वाले दिन कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करो, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है दया, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है दया, ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल हमारा चेंज होगा। अब किसका कॉन्ट्रैक्ट था, अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बेटा मेरे बीच में। ये कौन है, ये आपके मोहित सर। ये कौन है आपके, दिस इज एमआर, ये आपके मोहित सर। एंड मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था किसके साथ बेटा, बीडी के साथ, है ना। बीडी बेटा, बीडी जलीले जिगर से पिया वो वाली बीडी नहीं, बीडी हमारे क्लास में एक बच्चा है, ठीक है, यस। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था बीडी के साथ, किस चीज के सप्लाई का, बीडी के सप्लाई का। अब उसका नाम ही बीडी है, वो तो बेटा सप्लाई बीडी करेगा ना। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुमको पैसे पे करूंगा एंड तुम मुझे क्या सप्लाई करोगे, बीडी। तुम मुझे क्या सप्लाई करोगे, बीडी सप्लाई करोगे। अब 15 जनवरी के दिन ये कॉन्ट्रैक्ट होना था। बीडी ने क्या किया, सर बीडी ने मुझे 10th ऑफ जनवरी वाले दिन ही कम्युनिकेट किया कि सर मैं बीडी कम्युनिकेट नहीं कर, सर मैं बीडी आपको ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा।
अब मेरे पास दैट इज प्रोमिसी के पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को 10 तारीख के दिन ही रिसाइन करूं एंड डैमेजेस क्लेम कर लूं, या तो मैं 15 तारीख तक रुक जाऊं। अब इस केस में केस ऐसा बोला हुआ है, मान लो मैंने ऑप्शन चूज किया सेकंड नंबर, मैंने कहा भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट को आज रिसाइन नहीं करने वाला, मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करूंगा 15 जनवरी वाले दिन एंड उस दिन मैं क्या करूंगा, डैमेजेस क्लेम करूंगा। मैंने ऑन 10 जनवरी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं किया, लेकिन एक बहुत बुरी खबर हो गई, बीच में ही 12 जनवरी वाले दिन ही, बीच में ही 12 जनवरी वाले दिन ही मोदी जी आते हैं, मोदी जी कहते हैं भाई और बहनों आज से जो बीडी कॉन्ट्रैक्ट के ट्रांजैक्शंस हैं वो मैं इलीगल डिक्लेयर करता हूं। मोदी जी ने बोला भाई और बहनों आज के बाद से बीडी का खरीदना, बीडी का बेचना मैं बैन करता हूं। अब वो आदमी नोटबंदी करवा सकता है, बीडी तो बैन करवा ही सकता है। अब मोदी जी ने बीडी बैन करवा दी। अब बात ऐसी हो गई 12 जनवरी के दिन बीडी बैन हो गई। अब 15 जनवरी के दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया एंड मैंने बीडी को बोला बीडी डैमेजेस दो। मैंने बीडी को बोला आपने एंटीसिपेटरी ब्रीच किया है, मुझे डैमेजेस दो। क्या बीडी लायबल रहेगा मुझे डैमेजेस देने के लिए? द आंसर इज नो। क्यों? द आंसर इज नो बिकॉज सर अगर आप 10 तारीख के दिन कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देते एंड डैमेजेस क्लेम कर लेते तो आप पैसे मांग सकते, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव रखा एंड चेंज इन सर्कमस्टेंसेस के कारण क्या हो गया बेटा, सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी हो गई। अब एग्जाम में बेटा ये वर्ड्स हमें लिख कर आने हैं बिकॉज मार्क्स यही सब्जेक्ट दिलाएंगे। बच्चे बोलते हैं सर लॉ हम लोग ओन लैंग्वेज में लिखेंगे चलेगा क्या? बेटा पहली बात तो ओन लैंग्वेज कुछ होता नहीं है, या तो इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज होती है या तो अपनी भाषा होती है। अब अपनी भाषा में लिखोगे तो इंस्टीट्यूट भी अपने हिसाब से मार्क्स देगा, अगर इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में लिखोगे तो ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं वर्ड टू वर्ड आपको इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज में लिखनी है, लेकिन आपको कम से कम उतना तो वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को तो भी लिखना है जिस पर इंस्टीट्यूट का ध्यान जाए, ठीक है? यस। तो अगला का सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी। अगर सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी हो जाए तो 12 जनवरी के दिन ही दोनों पार्टीज क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। दोनों पार्टीज क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। मतलब सब्सिक्वेंट टू दिस बीडी विल नॉट बी लायबल टू पे मी एनी डैमेजेस। भले बीडी ने 10 जनवरी के दिन ब्रीच किया, लेकिन सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी के कारण बीडी विल नॉट बी लायबल टू पे। इससे रिलेटेड हमारे स्कैनर में क्वेश्चन गिवन है, हमने क्लास में भी क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्वेश्चन देखकर जाना, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है? यस। बताइए बच्चों, समझा क्या एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना? अब अगला क्या है बेटा? सर अगला है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच मतलब रिफ्यूजल टू परफॉर्म ऑन द शेड्यूल्ड डेट ऑफ परफॉर्मेंस। अब दूसरे पार्टी के पास राइट क्या है? सर दूसरे पार्टी के पास राइट है कि वो क्या करेगा, डैमेजेस क्लेम करेगा, ठीक है? अब एक्चुअल ब्रीच कब हो सकता है बेटा? दो टाइम पे हो सकता है, या तो एट द टाइम व्हेन परफॉर्मेंस इज ड्यू दैट इज ऑन 15 जनवरी। अगला, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होना है, जैसे हमारी लॉ की क्लासेस 3 महीने चलनी है, मैंने 15 दिन पढ़ाया उसके बाद से नहीं पढ़ाया, तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इसको भी क्या कहा जाएगा, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान से देखेंगे, एक पार्टी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया एंड दूसरा पार्टी है प्रोमिसी जिसके अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ। तो जो प्रोमिसी है ना, एक तो हमने देखा कि वो डैमेजेस क्लेम कर पाएगा। अब ध्यान से देखेंगे व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया अदर पार्टी के साथ गलत हुआ है, यस। क्या कानून किसी के साथ भी गलत होने देगा? नहीं। कानून बोलेगा काहे टेंशन करते हो, हम आपको कुछ रेमेडीज दे रहे हैं ना, हम आपको कुछ क्या दे रहे हैं, रेमेडीज दे रहे हैं। अब जल्दी से बताइए व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल। सबसे पहला रेमेडी है बेटा सूट फॉर डैमेजेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज जो हम लोग ज्यादा टाइम इसी पे इंप्लॉय करने वाले हैं, इज द सूट फॉर डैमेजेस। क्या सिर्फ डैमेजेस क्लेम करोगे क्या? नहीं। अगला रेमेडी है रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रेसिशन का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगला है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एक होता है सूट फॉर इंजंक्शन, एक होता है सूट फॉर क्वांटम मेरिट। सारी चीजें क्या क्या होती है नीचे हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इधर तो बेटा हमने बस नाम देखा है, इधर तो बेटा हमने बस नाम देखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट रेमेडी अवेलेबल, दैट इज सूट फॉर डैमेजेस। बेटा सूट क्या होता है, बताइए बेटा सूट क्या होता है? क्या तेनू सूट सूट कर दा, ओ तेनू सूट सूट कर दा, क्या ये उस सूट की बात हो रही है? नहीं सर, ये सूट मतलब होता है केस करना। तो जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है
हमारे केस में जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, मैं आगे से नहीं बोलूंगा, मैं आगे से बस जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया उसकी जगह पे क्या वर्ड यूज करूंगा, केशव। क्या वर्ड यूज करूंगा बेटा, केशव। तो क्या बोला गया है, केशव ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो जो अदर पार्टी है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, दैट इज भावेश, भावेश के पास पहली रेमेडी अवेलेबल है कि वो सूट करे, कि वो केस करे, किस चीज के लिए बेटा, डैमेजेस क्लेम करने के लिए। देखो बेटा सेक्शन नंबर 73 क्या बोल रहा है, कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज बाय द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो, यस। ध्यान से देखेंगे कौन सा कॉम्पेंसेशन पे करते हो, दैट नेचुरली अराइजेस in the usual course of events, that naturally arises in the usual course of events, मतलब आप नेचुरल डैमेज क्लेम कर सकते हो क्या, यस। अगली बात करेंगे बेटा स्पेशल डैमेज की। क्या आप स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकते हो क्या, नहीं। आपको ऐसे नहीं समझेगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आपको ऐसे नहीं समझेगा, मैं आपको क्या करता हूं, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अब हमारे केस में एक पर्सन था, हमने क्लास में एग्जांपल देखा था जिसका पर्सन था ओम। अब ओम ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ग्लोबल मोबाइल्स के साथ। ओम ने कॉन्ट्रैक्ट किया था ग्लोबल मोबाइल्स के ओनर के साथ कि मैं आपसे अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए खरीदने वाला हूं आईफोन 12। मैं आपसे अपनी गर्लफ्रेंड को खरीद के देने के लिए आईफोन 12 का खरीदने वाला हूं। कितने में खरीदने वाला था वो बेटा, 60,000 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 60,000 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ओम को आईफोन क्यों लेना था, उसे वो आईफोन गिफ्ट देना था अपनी गर्लफ्रेंड को एनिवर्सरी पर। एंड फर्स्ट एनिवर्सरी पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को वादा कर चुका था। अब जिस दिन एनिवर्सरी थी, सुबह तैयार होकर ओम पहुंचा ग्लोबल मोबाइल्स वाले के पास। ग्लोबल मोबाइल्स वाले ने बोला यार फोन तो अवेलेबल नहीं है। ओम ने बोला यार मुझे गर्लफ्रेंड को फोन देना है। ग्लोबल मोबाइल्स ने बोला फोन अवेलेबल नहीं है, आप एक काम करो, आप दूसरे दुकान से जाकर खरीद लो। अब ओम को तो फोन चाहिए था, ओम गया दूसरे चामुंडा मोबाइल्स के पास। चामुंडा मोबाइल्स के पास वो फोन मिला, यस। सेम आईफोन 12 मिला, यस। सेम फीचर्स वाला मिला, यस। सेम रैम रोम वाला मिला, यस। सेम कलर वाला मिला, यस। लेकिन वही फोन कितने में मिला, 65,000 रुपीज। कितने में मिला, 65,000 रुपीज में। अब ध्यान से देखो, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, यस। किसने ब्रीच किया है, ग्लोबल मोबाइल्स ने। तो क्या ओम डैमेजेस क्लेम कर पाएगा, यस। ओम क्या बोलेगा, आप मुझे बेचने वाले थे 60 में, आपने नहीं बेचा, इसके लिए मुझे 65 में खरीदना पड़ा। क्या ये डैमेज ओम को एक्चुअली में बेयर करना पड़ा, यस। तो ये जो एक्चुअल डैमेज है ना, कितना, 5,000 रुपीज का, ये ओम क्लेम कर सकता है। ये जो एक्चुअल डैमेज है ना 5,000 रुपीज का, ये ओम क्लेम कर सकता है। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे, इसी एग्जांपल का हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। अब मान लो इस केस में ब्रीच किसने किया, मान लो ओम ने। मतलब ओम ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपसे फोन खरीदने आने वाला हूं, एंड ग्लोबल मोबाइल्स वाले ने बोला ठीक है बेटा फोन खरीदने आ जाना। अब जिस दिन ओम फोन खरीदने जाने वाला था, ओम फोन खरीदने गया ही नहीं। ग्लोबल मोबाइल्स वाले ने कॉल करके ओम को पूछा, ओम आप फोन खरीदने आने वाले थे, आप आए नहीं। ओम ने बोला नहीं सर मुझे फोन नहीं चाहिए। ओम ने क्या कहा, नहीं सर ब्रेकअप हो गया, वो तो किसी और के साथ चली गई, अब मैं फोन का क्या करूं, अब मुझे फोन नहीं चाहिए। अब क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ग्लोबल मोबाइल्स वाला बोल रहा है यार मुझे डैमेजेस क्लेम करने। अब ग्लोबल मोबाइल्स वाले ने डैमेजेस क्लेम करना, ग्लोबल मोबाइल्स वाला क्या बोल रहा था, मेरे पास एक कस्टमर अगर आया था, ग्लोबल मोबाइल्स ने क्या कहा, मेरे पास एक कस्टमर आया था जो ये फोन कितने में खरीदने के लिए तैयार था, 75,000 रुपए। या अगर मैं ये फोन तुमको नहीं बेचता तो मैं ये किसी और को बेच सकता था जो कितने में खरीदता, 75,000 रुपए। अब ग्लोबल मोबाइल्स वाला क्लेम कर रहा है 15,000 रुपए का डैमेज ओम से। क्या ओम लायबल रहेगा 15,000 का डैमेज पे करने के लिए? द आंसर इज नो, बिकॉज ये जो 15,000 है बेटा ये क्या है, स्पेशल डैमेज है। ये क्या है बेटा, स्पेशल डैमेज है। एंड हमने रेगुलर क्लास में देखा है क्या स्पेशल डैमेज आप क्लेम कर सकते हो। जनरली आप स्पेशल डैमेज क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ही ग्लोबल मोबाइल्स वाले ने कम्युनिकेट कर दिया था ओम से, आ जाना फोन लेने, अगर फोन लेने नहीं आए तो अगर मैं किसी और को फोन तुम्हारे कारण नहीं बेच पाया तो मैं डैमेजेस क्लेम करूंगा। अगर ग्लोबल वाले ने पहले ही बोलकर रखा था तो वो स्पेशल डैमेज क्लेम कर पाएगा, लेकिन अदरवाइज स्पेशल डैमेज क्लेम होंगे क्या, नहीं। क्या बोला गया, अगर स्पेशल डैमेजेस आपने अदर पार्टी को नोन कराए थे एट द टाइम ऑफ एंटरिंग तो आप क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर सकते। एंड अगला क्या है, रिमोट या फिर इनडायरेक्ट लॉस, मतलब आप कुछ भी इनडायरेक्ट अमाउंट बोल के रिमोट लॉसेस क्लेम कर सकते हो क्या, नहीं, है ना। अब सूट फॉर डैमेजेस में टाइप ऑफ डैमेजेस में सबसे पहला कौन सा है, ऑर्डिनरी डैमेज। हमने देखा जो 60,000 का फोन कितने में खरीदना पड़ा, 65,000 रुपीज में। दिस इज एन ऑर्डिनरी डैमेज, लॉस और डैमेज दैट यूजुअली अराइजेस which the parties knew at the time of making the contract, no compensation for any remote or indirect loss.
अब इससे रिलेटेड एक केस लॉ दिया हुआ है बिटवीन बेटा हेडली एंड बैक्सैंडेल। किसके बीच में केस लॉ दिया हुआ है? हेडली एंड बैक्सैंडेल के बीच में। केस लॉ से मतलब नहीं है, अल्टीमेटली कंक्लूजन याद रखोगे। कंक्लूजन में क्या बोला गया था? अगर केस लॉ कैसा था? केस लॉ बेटा सिंपली ऐसा था कि एक फैक्ट्री थी, उसका कोई पार्ट टूट गया, अब उन्होंने वो पार्ट क्या दिया गया? बनाने के लिए दिया। अब आपने पार्ट बनाने के लिए दिया, तो वो जो टेम्पो स्टॉक को लेकर जा रहा था उस पार्ट को, उसे सीधा सीधा जाना चाहिए था, उसे सीधा 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 जाना चाहिए था। वो तो ऐसे घूम घूम के गया एंड लेट पहुंचा। अब जो कि वो घूम घूम के गया एंड वो लेट पहुंचा, एंड फैक्ट्री में फिर से क्या आया बेटा? लेट आया। घूम घूम के लेट पहुंचा, फैक्ट्री में क्या आया? लेट आया। तो क्या बोला है? क्या जो ये कंपनी है, क्या ये डिले फॉर डैमेजेस ऑफ ब्रोकन पार्ट क्लेम कर सकती है? यस, डिले इन डैमेज ऑफ ब्रोकन पार्ट आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन क्या वो कंपनी ऐसे बोल सकती है आप लेट आए इसके लिए इतने दिन प्रोडक्शन नहीं किया, मैं इतने दिन प्रोडक्शन करता, उससे मैं इतने यूनिट्स बनाता, उतने यूनिट्स में इतने में बेचता? क्या आप ऐसा बोल सकते हो? नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, यस। अगला क्या है? स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज भी हमने डिस्कस किया। क्या होता है बेटा स्पेशल डैमेज? स्पेशल डैमेज मतलब अदर देन ऑर्डिनरी डैमेज। क्या आप क्लेम कर सकते हो? यस, लेकिन एक ही केस में क्लेम कर सकते हो, दैट इज आपने अदर पार्टी को एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही प्रायर नोटिस दिया था, एक्सप्रेसली कम्युनिकेट कर दिया था, तो ही आप क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर सकते। बिलीव मी बच्चों, ये रिवीजन नहीं हो रहा है, फर्स्ट इंस्टेंस के हिसाब से भी बहुत डिटेल में रिवीजन हो रहा है। वीडियो को लाइक करते चलेंगे। अगला क्या है? विंडिक्टिव एंड एग्जाम्पलरी डैमेजेस। यार ये तो हमारे सर फेवरेट वाले केसेस है, मतलब ये दो केस पता नहीं कहां से आ गए, ये दो केस तो बेटा एक्सेप्शन है। आप मुझे बताइए, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी है, अगर आपसे किसी लड़की ने कहा हाँ मैं तुमसे ही शादी करूंगी, लेकिन अगर उसने किसी और से शादी कर दिया, क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हो? नहीं, बिकॉज सोशल नेचर कॉन्ट्रैक्ट से नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। बिकॉज सर मेरी जो इंजुरी हुई है, मुझे किस चीज की इंजुरी हुई? मुझे फीलिंग्स की इंजुरी, आई एम हर्ट, मुझे दर्द हो रहा है बिग बॉस, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी इंजुरी की फीलिंग्स हुई है। अब जल्दी से बताइए, अगर मेरी इंजुरी ऑफ फीलिंग्स हुआ है तो क्या मैं उसको एक्चुअली में अमाउंट में क्वांटिफाई कर पाऊंगा कि मुझे 1 करोड़ का इंजुरी हुआ है, मुझे 2 करोड़ की इंजुरी ऑफ फीलिंग्स हुई थी, बोला गया था? क्या नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। इसीलिए सर जनरली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये एक्सेप्शन है। दो स्पेशल केस है, क्या बोला हुआ है? एक्सेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस। इसमें बोलता है अगर किसी ने आपसे वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूंगी, एंड अगर वो पर्सन आपके साथ शादी नहीं कर रहा है, तो आपको लॉस हो रहा है किस चीज का? आपको इंजुरी हो रही है किस चीज की? आपके फीलिंग्स की, तो उसके आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। अब ये बहुत पुराना एक्ट है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्लेम कैसे करोगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगला केस बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनेंगे। अब हम लोग सब देखते हैं आईपीएल। अब आईपीएल में क्या हुआ? रिलायंस जियो ने क्या किया? रिलायंस जियो ने एक प्राइस रखा। मान लो रिलायंस जियो ने कहा कि जो भी पर्सन मैक्सिमम सिक्सेस मारेगा उसको हम लोग 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। अब एक मैच में क्या हुआ? क्रिस गेल ने मैक्सिमम सिक्सेस मारे एंड वो प्राइस जीत गया। अब क्रिस गेल ने क्या किया? उसने वो चेक जाकर बैंक में जमा करवाया। अब बैंक में जमा करवाया, बैंक में मान लीजिए किसका नाम था? अंबानी जी का नाम था। अब एसबीआई में मुकेश अंबानी जी का भी अकाउंट है, एसबीआई में अनिल अंबानी जी का भी अकाउंट है। अब आइडियली ये जो चेक है ये किसके अकाउंट में जाना चाहिए था क्लियरिंग के लिए? मुकेश अंबानी के। लेकिन गलती से, किसकी गलती से? बैंक की गलती से किधर चला गया? अनिल अंबानी के अकाउंट में। अब अनिल अंबानी के अकाउंट में 5 लाख रुपए भी नहीं थे एंड ये चेक हो जाता है डिसऑनर। जैसे ये चेक डिसऑनर हो गया, क्रिस गेल ने तो पूरे आईपीएल में ये बात फैला दी कि देखो मुकेश अंबानी जो इंडिया का रिचेस्ट इंसान है, उसका 5 लाख रुपए का चेक मेरा डिसऑनर हो गया। बताओ क्या ये चेक डिसऑनर होने में मुकेश अंबानी की गलती है? नहीं जी, उनके अकाउंट में तो हजारों करोड़ पड़े हुए। ये तो बैंक की गलती के कारण, बैंक को जो अकाउंट किसके अकाउंट में से क्लेम करना चाहिए था? मुकेश अंबानी। बैंक ने किसके अकाउंट से क्लेम कर दिया? अनिल अंबानी के। एंड चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। एंड इस डिसऑनर के कारण मुकेश अंबानी को क्या हुआ है? लॉस ऑफ रेप्यूटेशन। क्या हुआ है? लॉस ऑफ रेप्यूटेशन। तो अगर बैंक के रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक के कारण, मतलब अकाउंट में फंड्स थे, आपने चेक को डिसऑनर कर दिया, या किसी और के नाम पे जमा करने के कारण चेक डिसऑनर हो गया, किसी ऐसे रीजन के कारण डिसऑनर हो रहा है जिस केस में वो पर्सन की गलती नहीं थी, तो इस केस में भी आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। अब ये भी लॉस ऑफ रेप्यूटेशन के डैमेजेस कैसे क्लेम होंगे? कोर्ट ऑफ लॉ में इस चीज को क्वांटिफाई कर पाना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, प्रैक्टिकल इंप्लीकेबिलिटी नहीं है, थ्योरी दिया हुआ है तो याद कर लेंगे। अगला क्या है? नॉमिनल डैमेजेस।
अब नॉमिनल डैमेजेस का कंसेप्ट बच्चों हमने क्लास में ऐसा देखा था, मैंने आपको क्लास में एक चीज बताई थी, आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा होता है। अब छोटा सा बच्चा जो क्रॉलिंग करना सीखता है, जो छोटा सा बच्चा अभी जस्ट चलना सीख रहा है, बहुत बार क्या हो जाता है, वो चलते चलते गिर जाता है या वो चलते चलते दीवार पे टक्कर हो जाती है एंड वो रोने लग जाता है। क्या वो बच्चे को एक्चुअली में लगी होती है? नहीं, बस उसके दिमाग में तो भ्रम बैठा हुआ है कि मैं गिर गया तो मुझे लग गई, मुझे रोना है, कि मैं दीवार से टक्कर खा लिया तो मुझे लग गई, मुझे रोना है। मतलब क्या उसको एक्चुअली में कुछ दर्द हो रहा है? नहीं, लेकिन उसको तो दिमाग में बैठा हुआ है इसीलिए वो रो रहा है। उसी तरीके से होता है बेटा नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज मतलब एक पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं मानता हूं, लेकिन एक पार्टी के ब्रीच के कारण दूसरे पार्टी को डैमेजेस हुए ही नहीं। जैसे ग्लोबल मोबाइल वाले ने फोन लेने से मना किया, मैं मानता हूं, लेकिन सेम रेट में या उससे भी कम रेट में ओम को वो फोन चामुंडा वाले से मिल गया। अब क्या इस केस में ओम को एक्चुअली में कुछ डैमेज हुए? नहीं। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, आपको पता है कुछ लोगों की आदत होती है रोने की। जैसे अब बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चे को लगी है क्या? नहीं, लेकिन वो रो रहा है, तो मम्मी चुप करने के लिए क्या करती है, मम्मी ना ऐसे जमीन को मारती है, लगा मेरे बेटे को मारा, मेरे बेटे को मारा। मम्मी क्या करती है, दीवार को मारती है ना, मेरे बेटे को मारा, मेरे बेटे को मारा। अब इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है नॉमिनल डैमेज। अब आप देखोगे जैसे मम्मी जमीन को मारती है ना, बच्चा चुप हो जाता है। अब क्या बच्चे को लगी थी? नहीं। क्या जमीन को लगी? नहीं, लेकिन फिर भी बच्चा क्या हो गया, चुप हो गया। उसी तरीके से होता है नॉमिनल डैमेज, मतलब जो हमारा प्रोमिसी रो रहा है, क्या प्रोमिसी को एक्चुअली में कुछ डैमेज हुआ? नहीं जी, उसकी तो आदत है रोने की, तो उस रोते हुए आदमी को चुप करने के लिए हमने नॉमिनल छोटा सा अमाउंट दे दिया जी। अब ये छोटा सा अमाउंट बुक में दिया हुआ है ₹1.10। कब का एक्ट है बेटा, कब का एक्ट है? आज के जमाने में आपने क्या बोला, चल भाई रो मत, ले 500 रुपए ले, 1000 रुपए ले 500 रुपए ले, 1000 रुपए ले, कहां केस करता, तेरा भी खर्चा लगेगा, मेरा भी खर्चा लगेगा, ले दे के सेटल कर। थोड़ा सा अमाउंट ले दे के, इसको क्या कहा जाता है, नॉमिनल डैमेज, है ना? ठीक है, यस। अगला क्या है, डैमेज फॉर डिटोरिएशन कॉस्ट ड्यू टू डिले। अब डिटोरिएशन कॉस्ट ड्यू टू डिले की तो सिंपल बात ऐसी थी, डैमेज फॉर डिटोरिएशन कॉस्ट ड्यू टू डिले का तो एग्जांपल बेटा हमारा ऐसा सिंपल है। हमने क्या किया, हमने किसी वेंडर से क्या करवाया बेटा, एप्पल्स मंगवाए। हम लोग है पुणे में। अब पुणे में हमने क्या किया ना, हमने किसी पर्सन से एप्पल को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था। उस पर्सन ने कहा था कि मैं आपसे ₹100 पर केजी में एप्पल्स परचेस करूंगा, एंड हमने इस एप्पल का क्या किया, उस वेंडर को ऑर्डर दिया। अब जैसे हमने उस पर्सन को ऑर्डर दिया, जिस दिन एप्पल्स निकलने थे उसी दिन एप्पल्स निकल गए। लेकिन गलती किसकी है बेटा, गलती मेरे ना इस ट्रांसपोर्टर की है। ट्रांसपोर्टर ने क्या किया सर, ट्रांसपोर्टर का काम था कि वो सीधे सीधे रास्ते से आ जाए, लेकिन वो तो ट्रांसपोर्टर है, वो निकला और गड्डी लेके, वो ऐसा आया, फिर वैसे घूम घाम के 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 पहुंचा। मतलब जो एप्पल्स बेटा एक दिन में पहुंचने चाहिए थे, कब पहुंचे, 5 दिन के। क्यों गया, अभी इधर देखो कौन कौन है ना रास्ते में, कौन कौन है, किससे मिल मिल के गया वो है ना, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब जो एप्पल एक दिन में पहुंचने थे, कितने दिन लग गए पहुंचने के लिए, 4 दिन, 5 दिन लग गए बेटा, 5 दिन लग गए। कैसा 5 दिन है ना, ये 1 दिन और ये 4 रात है ना। अरे रे रे अरे अरे खराब सोच है ना। तो अरे सुनो रे, तो क्या बोला हुआ है, कब पहुंचना चाहिए था, 1 दिन में। कितने दिन लग गए पहुंचने के लिए, 5 दिन। अब एक्चुअली में क्या हुआ, 5 दिन बाद एप्पल्स पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन इन 5 दिनों में क्या हो गया, एप्पल्स थोड़े से सड़ गए। एप्पल्स क्या हो गए, थोड़े से सड़ गए जी, थोड़े से सड़ गए। हमने वो एप्पल्स हमने जिस पर्सन को बेचे कि हम आपको बेचना चाहते हैं 100 रुपए में, उस पर्सन ने बोला यार तुमने जिस क्वालिटी का सैंपल दिखाया था एंड जो क्वालिटी की तुम एक्चुअली में माल बेच रहे हो मैच नहीं हो रहा, मुझे गुड्स नहीं खरीदने। अब हमने बोला यार 100 किलो एप्पल हमने मंगवा लिया, हम 100 किलो एप्पल क्या करवाएंगे। हमने उस पर्सन को बोला सर थोड़े से ही खराब हुए हैं, तो उस पर्सन ने बोला ठीक है खरीदूंगा, लेकिन इस क्वालिटी के एप्पल के मैं 100 रुपए नहीं देने वाला। कितने दूंगा, सिर्फ 70 रुपए। अब हमने सोचा यार ये 100 केजी एप्पल्स हम खुद से बेचने जाएंगे तो और टाइम वेस्ट हो जाएगा, एक काम करते हैं इसी पर्सन को 70 रुपए में बेच देते हैं। पहले मैं कितने में बेच सकता था, 100 रुपए पर केजी में। अभी जो ट्रांसपोर्टर है उसके घूमने के कारण कितने में बेच सका, सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए में। तो जो 30 रुपीज पर केजी है, मतलब कितने केजी थे, मान लीजिए 100 नहीं 1000 केजी थे, तो मैं क्या करूंगा 30,000 रुपीज के डैमेजेस क्लेम करूंगा। बेटा किससे डैमेजेस क्लेम करूंगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी से। किससे क्लेम करूंगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी से। देखेंगे ना डिटोरिएशन हो रहा है क्वालिटी में, एक तो फिजिकल डैमेज हो रहा है, एप्पल सड़ रहे हैं ना, एंड लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी टू सेल। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी मैं 100 में बेचूं, तुम्हारी गलती के कारण जो क्वालिटी डिटोरिएशन हुआ उसके कारण मैं सिर्फ 70 में बेच पाया।
30 रुपीज पर केजी का आप मुझे डैमेज दोगे। एंड ध्यान से सुनो, ये जो डैमेज फॉर डिटोरिएशन है ना, ये आप विदाउट एनी प्रायर नोटिस क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट क्या बोला हुआ है, जो बाकी के डैमेजेस है ना, आप वो क्लेम करने से पहले आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, आपको अदर पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। लेकिन डैमेज फॉर डिटोरिएशन इन क्वालिटी में देना पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यस। अगला है बेटा प्री फिक्स्ड डैमेजेस। अगला क्या है बेटा, प्री फिक्स्ड डैमेजेस। प्री फिक्स्ड डैमेजेस मतलब जब हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ही हमने एक अमाउंट फिक्स कर लिया। लेट अस टेक, हमने अमाउंट फिक्स कर लिया 50,000 रुपए। हमने अमाउंट फिक्स कर लिया, भावेश ने एंड केशव ने अमाउंट फिक्स कर लिया कि कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे, अदर पार्टी को कितना पे करना पड़ेगा, 50,000 रुपए। क्या ये अमाउंट पहले से फिक्स था? यस, इसको कहा जाता है प्री फिक्स कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ना, इट इज अ सर्टेन अमाउंट फिक्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैन आइदर बी लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी। लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत बच्चों को डर लगता है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपका 5 मिनट में पूरा कंसेप्ट करा लूंगा। रुको जरा, सब्र करो। अब क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखेंगे। प्रीफिक्स डैमेजेस मतलब दैट इज अमाउंट फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो 2 एग्जांपल्स है बेटा, ये 2 एग्जांपल्स में आपका प्रीफिक्स डैमेजेस का तो क्लॉज कंसीडर हो गई, उसी के साथ आपका पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस वाला पॉइंट भी कवर हो जाएगा। क्या बोलता है सेक्शन नंबर 74, ध्यान से देखेंगे। भले हमने पहले प्रीफिक्स करके रख दिया था एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट कि 50,000 रुपए का हम डैमेज क्लेम करेंगे, है ना। एग्जाम्पल लिख लो, हमने प्रीफिक्स करके रख दिया था कि कितना डैमेज क्लेम होगा, 1 लाख रुपए। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ, हम लोग देखेंगे एक्चुअल डैमेज कितना हुआ। हम लोग देखेंगे एक्चुअल डैमेज कितना हुआ। अगर एग्रीड पार्टी को एक्चुअल डैमेज 1 लाख रुपए से कम होता है, दैट इज 70,000 रुपए, तो जितना आपको एक्चुअली में लॉस हुआ आप उतना क्लेम करो। ठीक है, यस। अदर वे राउंड हमने पहले फिक्स कर दिया था ब्रीच के केस में कितना पेबल है, 1 लाख रुपए, एंड एक्चुअल डैमेज कितना होगा, 1.5 लाख रुपए। मैक्सिमम कितना पेबल होगा, 1 लाख रुपए। मतलब इन शॉर्ट क्या बोला हुआ है, इन शॉर्ट अगर आपको समराइज करना है तो इन केस ऑफ प्रीफिक्स डैमेजेस आप कितना क्लेम कर पाओगे, आप क्लेम कर पाओगे द अमाउंट दैट इज लोअर ऑफ, you will be able to claim the amount that is lower of prefix damages और actual damage, है ना। आप कितना क्लेम कर पाओगे, आप क्लेम कर पाओगे द अमाउंट दैट इज लोअर ऑफ, है ना। ये दोनों में से लोअर कौन सा था, 70,000। ये दोनों में से लोअर कौन सा था, 1 लाख। आप कितना कितना क्लेम कर पाए, 70,000 एंड 1 लाख। ये हो गया आपका रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल मतलब मैं केस करूंगा तो सामने वाले से पैसा रिकवर करूंगा ना, उसी को कहा जाता है रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, तो प्रीफिक्स डैमेजेस मतलब अमाउंट हमने पहले से फिक्स करके रख दिया, लेकिन क्लेम कितना कर पाओगे, द क्लेम विल बी आइदर द प्रीफिक्स डैमेज और द एक्चुअल डैमेज विचएवर इज लोअर। अब हमने 2 वर्ड्स देखे थे बेटा, एक था पेनल्टी, एक था लिक्विडेटेड डैमेजेस। एक क्या था बेटा, एक था पेनल्टी, एक था लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब ये जो पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस वाला कंसेप्ट है ना, ये मैं आपको समझाना चाहूंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये मैं आपको समझाना चाहूंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। वही एग्जांपल लेंगे हमारा केशव, भावेश और कार। कौन सा एग्जांपल लेंगे, केशव, भावेश और कार। ठीक है, यस। अब टाइम पे केशव ने क्या किया, भावेश को कार बेचने से मना कर दिया। अब भावेश को क्या करना पड़ा, अब भावेश को वही कार कहीं और से खरीदना पड़ा। यस, तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, वी आर अबाउट टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कि लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं एंड पेनल्टी क्या होती है। बहुत सारे बच्चों को लगता है सेम होता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है अलग अलग होता है। रुको जरा, सब्र करो, डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था बिटवीन भावेश एंड केशव, केशव ने तो टाइम पे कार बेचने से मना कर दिया। अब भावेश को तो कार की अति जरूरत थी, भावेश ने कार किसी और से खरीदी एंड कितने में खरीदना पड़ा उसे, 4 लाख रुपए में। कितने में खरीदना पड़ा उसे, 4 लाख रुपए में खरीदना पड़ा। मतलब डैमेजेस इनकर करने पड़े क्या, यस, डैमेजेस इनकर करने पड़े। कितने डैमेजेस इनकर करने पड़े, 50,000 रुपए। कितने डैमेजेस इनकर करने पड़े बेटा, 50,000 रुपए। ठीक है, अब ये क्या है, दिस 50,000 इज एक्चुअल डैमेजेस। ये 50,000 रुपए क्या है, ये 50,000 रुपए मेरे एक्चुअल डैमेज है। ठीक है, यस। अब दोनों पार्टीज ने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर रख दिया था। क्या लिख के रख दिया था कॉन्ट्रैक्ट में, कि अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करेगा तो कितना डैमेजेस पेबल है, 5 लाख रुपए। क्या आपको कुछ ऑड नहीं लग रहा है, क्या ऑड नहीं लग रहा है सर, क्या आपको ये चीज ऑड नहीं लग रही है कि जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था पार्टीज के बीच में, कि जो पार्टीज के बीच में सर हमारा एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, उसमें कार कितने में बिकने वाली थी, सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख रुपए में। एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो डैमेजेस कितना है, 5 लाख रुपए। सर ये तो नॉनसेंस है ना, सर ये तो नॉनसेंस है ना। 3.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर करने के लिए क्या कोई 5 लाख रुपए का डैमेजेस देगा, नहीं।
अब ध्यान से सुनो क्या बोला हुआ है, अगर जो आपने डैमेजेस क्लेम किए हैं अगर वो डैमेजेस अति है, मतलब ना उसका कोई सर है ना उसका कोई पैर है, वो डैमेजेस आर्बिट्ररी कैलकुलेट हुए, उनका कोई पीछे से लॉजिक नहीं है। अगर देखो 3.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में आप 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए मांग रहे हो तो इसको क्या कहा जाता है, पेनल्टी। इसको क्या कहा जाता है बेटा, पेनल्टी कहा जाता है, ठीक है। यस, ऑन दी अदर वे अराउंड क्या कहा गया है, अगर आप जो डैमेजेस क्लेम कर रहे हो अगर वो सम रीजनेबल है, मतलब आप जेन्युइनली प्री एस्टिमेट लगाया है, आपने क्या किया है, जेन्युइनली प्री एस्टिमेट लगाया एंड आपने कॉन्ट्रैक्ट में कितना लिखा है, मान लीजिए 50,000 रुपए, ये आपने कैसा निकाला, ये आपने जेन्युइन प्री एस्टिमेट लगाया है। अगर आपको प्री एस्टिमेट जेन्युइन है तो इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। बिकॉज आप देखो ना ध्यान से, लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब जितने डैमेजेस जो लिक्विडेट हुए, मतलब जो एक्चुअली में हो सकते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब जो डैमेज लिक्विडेट हुए, जो डैमेजेस एक्चुअली में हो सकते हैं, उनको कहा जाता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब मान लो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब मान लीजिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो एग्रीव्ड पार्टी क्या क्लेम कर पाएगा, क्या एग्रीव्ड पार्टी पेनल्टी क्लेम कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। लॉ क्या बोल रहा है, मुझे मेरा बेनिफिट लो लेकिन मेरा डिसएडवांटेज मत लो। मतलब लॉ बोल रहा है हम आपको डैमेजेस क्लेम करवा के देंगे लेकिन आपने अनटेशंट अमाउंट लिख दिया तो क्लेम कर पाओगे क्या, नहीं। क्या आप पेनल्टी क्लेम कर पाओगे, नहीं। क्या आप लिक्विडेटेड डैमेज क्लेम कर पाओगे, यस, लेकिन लिक्विडेटेड डैमेज भी कौन सा, अप टू अ रीजनेबल अमाउंट, अप टू अ रीजनेबल अमाउंट। ध्यान से देखिए लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है, ये भी फिक्स सम है लेकिन इट इज अ जनरल प्री एस्टिमेट, मतलब हमने जेन्युइनली कैलकुलेट किया है, उसके पीछे कोई सर पैर है, ठीक है। लेकिन पेनल्टी मतलब इट इज अनरीजनेबल जी। कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, 3.5 लाख का, पेनल्टी कितना पेएबल है, 5 लाख रुपए, पेनल्टी कितना पेएबल है, 5 लाख रुपए, कितना डैमेज है बेटा, अनरीजनेबल है। क्या ये अमाउंट अनरीजनेबल है, क्या बोला हुआ है, जो एग्रीव्ड पार्टी है वो क्या क्लेम कर सकता है, क्या वो रीजनेबल अमाउंट क्लेम कर सकता है, यस। जितना भी रीजनेबल है, जितना भी एक्चुअली में बन रहा है उतना क्लेम कर सकता है क्या, यस। लेकिन क्या वो पर्सन पेनल्टी क्लेम कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मान रहे हम जिस पर्सन ने ब्रीच किया उसको डैमेजेस क्लेम करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं अनटचंट डैमेज क्लेम करने पड़ेंगे, जितना रीजनेबल अमाउंट है वो क्लेम करना पड़ेगा। अब अगला क्लॉज दिया एग्जाम में पूछेगा क्या, नहीं। अब आपको पता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है कौन से साल में आया था, 1872 में। किसने बनाया था, अंग्रेजों ने। अब इंडियन लोग क्या करते हैं ना, जनरली लॉज उधर से उठा के लाते हैं, बस उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं बताने के लिए कि ये इंडियन लॉ है। अब यही एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ। अब क्या बोला हुआ है, जो हमारा इंग्लिश लॉ है ना वो क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। क्या बोला हुआ है, जो इंग्लिश लॉ है वो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन, डिफरेंशिएशन इज मेड बाय इंग्लिश लॉ। क्या इंडियन लॉ डिफरेंशिएट करता है क्या, नहीं। याद कैसे रखना है, सर इंग्लैंड लोग थे, डिवाइड एंड रूल करते थे, तो उन्होंने भी पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस को डिवाइड कर दिया ना। तो इंग्लिश लॉ में अलग अलग है, इंडियन लॉ में दोनों का मतलब सेम है, लेकिन अल्टीमेटली सुनो, चाहे वो इंग्लिश लॉ हो चाहे वो इंडियन लॉ हो, चाहे वो इंग्लिश लॉ हो चाहे वो इंडियन लॉ हो, अल्टीमेटली दोनों का कंक्लूजन यही है। एंड अल्टीमेटली द कंक्लूजन इज कि आप मैक्सिमम कितना डैमेज कर पाओगे, रीजनेबल अमाउंट। इंडियन लॉ अलग अलग नहीं बोलता, इंग्लिश लॉ भले डिफरेंशिएशन बोलता है, लेकिन अल्टीमेटली आप अमाउंट कितना क्लेम करोगे, अल्टीमेटली आप सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल अमाउंट ही क्लेम कर पाओगे, ठीक है, यस। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एंड एक्सेप्शन कौन है, मोदी जी। इसका एक एक्सेप्शन है, एंड याद रखेंगे एक्सेप्शन क्या है, मोदी जी। अब एक्सेप्शन में बेटा सिंपली ऐसा बोला गया है, मान लो मैंने क्या किया था, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक किया था जिसमें मैंने गवर्नमेंट को कहा था कि मैं आपको एक रोड बनाकर देने वाला हूं, ठीक है। मैंने गवर्नमेंट को कहा था मैं आपको एक रोड बना के देने वाला हूं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यस। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने क्या किया था, अब गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट ने मुझे कहा पेनल्टी। अब गवर्नमेंट को ये भी डर लगने लगा कि यार अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया हम इससे पेनल्टी मांगेंगे, अगर ये देश छोड़ के भाग गया तो हम डैमेजेस कैसे क्लेम कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट मुझसे क्या किया, एक बॉन्ड ले लिया। बॉन्ड मतलब क्या, ये बॉन्ड गवर्नमेंट के पास पड़ा रहेगा, अगर मैंने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करी तो बॉन्ड एक्सपायर हो जाएगा, अगर मैंने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस बॉन्ड को एनफोर्स करेगी, एंड दिस बॉन्ड विल गिव द राइट टू द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट मुझसे पैसा क्लेम कर पाए, ठीक है, यस। अब ये बॉन्ड कितने का था बेटा, 500 करोड़ का। अब ये बॉन्ड कितने का था बेटा, 500 करोड़ का ये मेरा बॉन्ड था, ठीक है, यस। अब हमने क्या बात करी, सर हमने बात करी कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप जितना अमाउंट रीजनेबल है क्लेम कर पाओगे।
अब मान लो मैंने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एंड मैंने आधी ड्यूटीज परफॉर्म करी, आधी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करी, या 90% रोड बना दिया, 10% रोड नहीं बनाया, तो क्या गवर्नमेंट को डैमेज हुआ? यस। अब गवर्नमेंट को एक्चुअली में डैमेज कितना हुआ? सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ रुपए। मैंने गवर्नमेंट को कहा आपका ही तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आपको नहीं आता क्या? मैंने गवर्नमेंट को क्या कहा? आपका ही तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आपको नहीं आता क्या? आप कितना डैमेज क्लेम कर सकते हो? आप पूरे 500 करोड़ का बॉन्ड क्लेम नहीं कर सकते, आप मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हो? जितना डैमेज आपको हुआ है 100 करोड़। मोदी जी ने बोला बेटा मेरी बात सुनो, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक एक्सेप्शन डलवाया है, एंड वो एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर आपने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को कोई बॉन्ड दिया है अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, और कोई ऐसी चीज जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट है, एंड अगर आप ब्रीच ऑफ कंडीशन कर रहे हो, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द डैमेज, भले 100 करोड़ का डैमेज हो, भले 2 करोड़ का डैमेज हो, भले 5 करोड़ का डैमेज हो, गवर्नमेंट के पास राइट रहेगा कि वो पूरा का पूरा सम क्लेम कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट पूरे के पूरे 500 करोड़ के बॉन्ड को क्या कर सकती है? एक्सरसाइज कर सकती है, एंड आप मोदी जी को कुछ भी नहीं कह सकते, बिकॉज लॉ बना कौन रहा है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल है। मतलब सर अदर देन गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट है तो आप कितना भी लिख लो, बस आप रीजनेबल अमाउंट क्लेम कर पाओगे। यस, लेकिन अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो जितना भी लिख दो उतना क्लेम कर पाओगे, जितने का भी बॉन्ड दिया उतना क्लेम कर पाओगे। यस, है ना? मोदी जी ने बोला हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मोदी जी ने क्या बोला? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, नहीं रहना है तो चले जाओ, नहीं रहना है तो चले जाओ। ठीक है? यस। अभी हमने देखा डैमेजेस वाला पॉइंट, अच्छे से देख लिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जल्दी से हम लोग बाकी सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, है ना? अल्टीमेटली 1 घंटे के अंदर पूरा हमको खत्म करना है। अगले रेमेडीज अवेलेबल क्या है एग्रीड पार्टी की? बस पहले रिसीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बेटा रिसीशन मतलब क्या? कैंसिल कर दो। रिसीशन मतलब क्या? कैंसिल कर दो। अगर केशव ने बोला चलो ठीक है मुझे कार नहीं बेचनी, तो भावेश एक तो तुम अपने डैमेज क्लेम करो। अब अगर केशव कार देने के लिए तैयार नहीं है तो क्या भावेश लायबल रहेगा 3.5 लाख रुपए देने के लिए? नहीं, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज अल्टीमेटली रिसाइंडेड। मतलब आज के बाद से भावेश की लाइबिलिटीज खत्म। आज के बाद से भावेश विल नॉट बी लायबल टू पे केशव द एंटाइटल्ड कॉम्पेंसेशन ऑफ 3,50,000 रुपीज। यही है बेटा रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यही है क्या बेटा? रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो ना, नहीं देखो भरोसा नहीं है ना, देखो रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी। दूसरा पार्टी क्या करेगा? एक तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंडेड मानेगा, मतलब कैंसल मानेगा, मतलब उसकी लाइबिलिटीज खत्म, उसकी 3.5 लाख पे करने की लाइबिलिटी खत्म, एंड वो डैमेजेस तो क्लेम कर ही सकता है, अब ये जो 2 पॉइंट्स है ना बेटा, ये 2 पॉइंट्स आपको साथ में पढ़ने हैं। फर्स्ट इज द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगला इज द सूट ऑफ इंजंक्शन। अब ये जो सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड ये जो सूट ऑफ इंजंक्शन है ना, ये पॉइंट बेटा हमने माइनर के केस में भी डिस्कस किया था। जल्दी से अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो एंड मुझे बताओ क्या ये चीज आपको याद आ रही है? हमने बात किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि आप माइनर के ऊपर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं लगा सकते, लेकिन सूट ऑफ इंजंक्शन लगा सकते हो। एग्जाम्पल दूं क्या? जैसे कि एग्जाम्पल देता है, कौन सा एग्जाम्पल लिया था हमने वो एग्जाम्पल लिया था, किसका लिया था? कौन सा? वो चाइल्ड आर्टिस्ट का लिया था। वो कौन सी थी? वो कौन सी मूवी थी? सीक्रेट सुपरस्टार। तेरी ही बोली बोलूंगी मैं। अब हमने क्या किया? वो जो चाइल्ड आर्टिस्ट थी, हमने चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ क्या किया? हम कौन है बेटा? हमें धर्मा प्रोडक्शंस। हम कौन है बेटा? हमें धर्मा प्रोडक्शंस। एंड हमने चाइल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपके साथ मूवी बनाना चाहते हैं। अब आपने बोला सर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता। अब माइनर ने बोला मैं मूवी करूंगी, माइनर ने मूवी साइन कर दी, लेकिन टाइम पे माइनर ने क्या किया? मूवी में काम करने से मना कर दिया। माइनर ने क्या किया? मूवी को काम करने से मना कर दिया। क्या माइनर मना कर सकता है? यस, माइनर अपनी इच्छा के हिसाब से मना कर सकता है। बिकॉज क्यों मना किया? बिकॉज ये जो आर्टिस्ट थी, ये आर्टिस्ट ने इसको दूसरी मूवी साइन करनी थी। किसके साथ बेटा? मान लो टी सीरीज के साथ। किसके साथ मूवी साइन कर ली थी इसने? टी सीरीज के पास। अब बताओ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसके साथ? धर्मा के साथ। क्या धर्मा के साथ गलत हुआ? यस। क्या वो एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर के ऊपर केस कर सकता है? नहीं सर, आप केस तो नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या कहा गया है? इस केस में कहा गया है धर्मा के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? धर्मा के पास ऑप्शन अवेलेबल है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाए। धर्मा के पास क्या अवेलेबल है? धर्मा के पास ऑप्शन है कि वो कोर्ट के पास जाए। एंड धर्मा कोर्ट में जाके क्या बोल सकता है? एंड धर्मा
कोर्ट में जाके क्या बोल सकता है, धर्मा कोर्ट में जाकर बोल सकता है, धर्मा कोर्ट में जाकर क्या बोल सकता है, धर्मा कोर्ट में जाकर बोल सकता है इस माइनर के अगेंस्ट में कि सर चलो मानता हूं मैं कि ये मेरे साथ काम नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन वो पर्सन किसी और के साथ भी काम नहीं करेगा, वो पर्सन किसी और के साथ भी काम नहीं करेगा। अगर आप वो चीज क्लेम कर रहे हो कि आप किसी और के साथ भी क्लेम नहीं करोगे, उसको क्या कहा जाता है, सूट फॉर इंजंक्शन। ये चाइल्ड आर्टिस्ट का एग्जांपल दोगे, हमने क्लास में जो एग्जांपल लिया था वो ले लेते हैं। अब मैं कौन हूं बेटा, मोहित सर, है ना, मैं कौन हूं, मोहित सर। अब आपको दिख रहा हूं मैं मोहित सर हूं, लेकिन एक्चुअली में है कि मैं बेटा बहुत बड़ा क्रिकेटर हूं। आपने टर्फ में मेरा क्रिकेट तो देखा ही है, मैं बेटा बहुत बड़ा क्रिकेटर हूं। अब आपने क्या किया ना, हमारे क्लासेस की आपने एक टीम बनाई, आपने कहा हम जालना प्रीमियर लीग में अपनी टीम लेकर जाएंगे, एंड उस टीम का जो कोच होगा, कौन होगा, मैं। कौन होगा बेटा उस टीम का कोच, मैं रहने वाला हूं उस टीम का कोच। सब बच्चों ने यूनानिमस कंसेंट देके एग्री कर लिया कि कोच हो तो कैसा हो, मोहित सर जैसा हो। अब आपकी मैचेस शेड्यूल थी बेटा फरवरी के मंथ में, अब आपकी क्लासेस शेड्यूल थी कब, आपकी क्लासेस शेड्यूल थी फरवरी के मंथ में। जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना, हाँ। तो मैं बोल रहा था कि आपके फरवरी मंथ में मैचेस शेड्यूल्ड है, आपने मुझे बोला सर दिसंबर और जनवरी का महीना, 2 महीना आप हमको क्या करोगे, आप हमको कोचिंग करोगे, 2 महीना आप हमें क्या करोगे, आप हमें कोचिंग करोगे। मैंने एग्री कर लिया, हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया, हमारे बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। आपने बोला सर हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, मैंने बोला ठीक है। आप कितना देने के लिए तैयार थे, 1 लाख रुपए, मैंने कहा ठीक है। अब बात ऐसी हो गई 2023 में तो बेटा वर्ल्ड कप भी है ना, 2023 में क्या है बेटा, वर्ल्ड कप भी है, 2023 में हमारा वर्ल्ड कप भी है। अब उधर, हाँ, अब उधर क्या हो गया, अब क्या हो गया, 2023 में वर्ल्ड कप है, मुझे कॉल आता है किसका, बीसीसीआई की तरफ से, मुझे कॉल आता था बीसीसीआई की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से मुझे क्या कॉल आया, मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा सर आपको अर्जेंटली आना पड़ेगा इंडियन टीम को कोचिंग करने के लिए। मैंने कहा लेकिन मेरे बच्चों का जालना प्रीमियर लीग का मैच है। बीसीसीआई ने बोला पहले देश है कि जालना प्रीमियर लीग, मैंने कहा नहीं जालना प्रीमियर लीग। उन्होंने कहा सर 10 करोड़ मिलेगा, सर कितना मिलेगा, 10 करोड़। मतलब पैसे की बात नहीं है, लेकिन मैं देश के लिए आ रहा हूं, पैसे की बात नहीं है, मैं देश के लिए आ रहा हूं। उन्होंने मुझे 10 करोड़ ऑफर दिया, मैंने बोला डन डन, 10 खोखा डन, अभी डन करो, मैं आ रहा, अगली फ्लाइट में मैं क्या कर रहा, आ रहा। अब मैं फ्लाइट लिया, मैं चला गया। बच्चे कोचिंग के लिए रोज आते, मेरा इंतजार करते, मैं जाता ही नहीं। बच्चे कोचिंग के लिए रोज आते, मेरा इंतजार करते, मैं जाता ही नहीं। अब मैंने बच्चों को बोला मैं नहीं आने वाला। अब मैंने बच्चों को क्या बोला, मैंने बोला मैं नहीं आने वाला, मैं इंडियन क्रिकेट टीम को कोच करूंगा। बच्चों ने बोला सर आपने तो क्या किया है, सर आपने तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। मैंने बोला करो ना रे डैमेजेस क्लेम, बिंदास डैमेजेस क्लेम करो, क्योंकि तुम्हारा कितना है, 1 लाख रुपए ना, ले लो 1 लाख रुपए वापस करो। भाई मेरे को बीसीसीआई से 10 करोड़ आ रहा, मैं क्यों रहूंगा 1 लाख रुपए के लिए, मेरे को बीसीसीआई से 10 करोड़ आ रहा, बिंदास डैमेजेस क्लेम करो, मेरे को कोई टेंशन नहीं, हमको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या वो जो क्लास के बच्चे हैं, क्या ये जो क्लास के मासूम बच्चे हैं, क्या इनको डैमेजेस से कुछ लेना देना था, कुछ लेना देना नहीं था। इनको तो बस एक चीज से लेना देना था कि सर हमको अगर कोई सर जालना प्रीमियर लीग जिता सकते हैं तो वो सिर्फ मोहित सर है और वो और कोई नहीं है। मतलब क्या वो स्टूडेंट्स डैमेजेस चाहते थे, नहीं, वो डैमेजेस नहीं चाहते थे, वो तो बस एक चीज चाहते थे कि हमें सिखाए और सिर्फ मोहित सर ही सिखाए और कोई नहीं सिखाए। मैंने बोला भाई डैमेजेस क्लेम करो। अभी इस केस में जो एग्रीड पार्टी है, दैट इज हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, उनको क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इस केस में जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनको ऑप्शन दिया हुआ है एंड द ऑप्शन इज, ध्यान से सुनेंगे, एंड द ऑप्शन इज, ध्यान से सुनेंगे। इस केस में उनको क्या बोला हुआ है कि ये बच्चे क्या कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ के पास जा सकते हैं। ये बच्चे क्या कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ के पास जा सकते हैं। एंड कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाकर इनके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पहला ऑप्शन क्या है, सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। दूसरा ऑर्डर क्या है, सूट फॉर इंजंक्शन। पहला ऑर्डर है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, दूसरा है सूट ऑफ इंजंक्शन। एक्चुअली में पहला होना चाहिए सूट ऑफ इंजंक्शन। अब सूट ऑफ इंजंक्शन क्या होता है सर, सूट ऑफ इंजंक्शन मतलब सबसे पहले तो बच्चे जाएंगे कोर्ट के पास एंड बोलेंगे सर मोहित सर को इंडियन क्रिकेट टीम को कोचिंग करने से रोको। अब वो जो रोकने के लिए कहा जाता है, पाबंदी लाने के लिए कहा जा रहा है, इस एप्लीकेशन को कहा जाएगा सूट फॉर इंजंक्शन। एंड बच्चों ने कहा एक तो उनको इंडियन क्रिकेट टीम के कोचिंग से रोको, दूसरा उनको अगली फ्लाइट में वापस बुलाओ हमें कोचिंग करने के लिए। इसको क्या कहा जाता है बेटा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बताओ जल्दी से, समझ में आया क्या?
वो बच्चे गए कोर्ट ऑफ लॉ के पास, उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है दो। एक तो है सूट ऑफ इंजंक्शन कि सर उनको इंडियन क्रिकेट टीम को कोच करने नहीं देना, दिस इज अ सूट फॉर इंजंक्शन, एंड इंडियन क्रिकेट टीम को तो कोच नहीं करो, उसी के साथ में सिखाओ, तो सिर्फ और सिर्फ हमें सिखाओ, दिस इज द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या एग्रीड पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकती है? यस। क्या एग्रीड पार्टी सूट ऑफ इंजंक्शन क्लेम कर सकती है? अरे हाँ भाई हाँ, एग्रीड पार्टीज के पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, बिकॉज हम पढ़ क्या रहे हैं, वी आर स्टडिंग द रेमेडीज अवेलेबल टू एग्रीड पार्टी, बिकॉज वी आर स्टडिंग द रेमेडीज अवेलेबल टू द एग्रीड पार्टी। बताइए समझ में आ गया? दोनों चीजें साथ में हमने पढ़ी, साथ में पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। देखो सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इफ द डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट, मतलब बच्चों को डैमेज नहीं चाहिए, बच्चों को 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, उनको तो बस मोहित सर चाहिए, तो वो लोग कोर्ट के पास जाएंगे एंड बोलेंगे कि उस पर्सन को इंडियन क्रिकेट टीम को सिखाने से रोको, दिस इज अ सूट फॉर इंजंक्शन, एंड रोक के वापस डालना बुलाओ हमें कोचिंग करने के लिए, दिस इज अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। समझ में आया? यस। क्या बात है सर, क्या बात है, मतलब चैप्टर खत्म होने आ गया। यस। एंड अगला रेमेज अवेलेबल कौन सा है? क्वांटम मेरिट। अगला रेमेज अवेलेबल कौन सा है? क्वांटम मेरिट। अब क्वांटम मेरिट का हमने क्लास में जो एग्जांपल देखा था, हम लोग वही एग्जांपल लिखेंगे। क्वांटम मेरिट का हमने क्लास में क्या एग्जांपल देखा था बेटा? सिंपल ऐसा है। अब हमने आपकी लॉ की क्लासेस ली, आपके लॉ की क्लास में कितने बच्चे थे? मान लो कितने स्टूडेंट्स थे बेटा? 40 स्टूडेंट्स थे। कितने स्टूडेंट्स थे? 40 स्टूडेंट्स थे। अब जैसे कि आपको पता होगा, मैं आई एम एन एक्स स्टूडेंट ऑफ बीसीसी, है ना, आई एम एन एक्स स्टूडेंट ऑफ बीसीसी, एंड ये जो लॉ की क्लास हो रहा है, हम लोग बीसीसी में हमने क्या किया? लॉ का लाइव बैच कंडक्ट किया। अब दीपक सर से मैं पैसे की बात थोड़ी करूंगा, मुझे पता है सर के मेरे बीच में एग्रीड है, बाद में जो भी होगा हम लोग देख लेंगे, उतना हमको भरोसा है। अब क्लास में 40 स्टूडेंट से मैंने बैच ली, मैंने टाइम पर एज शेड्यूल बैच खत्म करी। अब बैच खत्म होने के बाद मैं सर से पैसे मांगने गया, सर ने क्या कहा? सर ने कहा ले ले भाई ₹50 पर स्टूडेंट। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, मतलब सर ने ऐसा नहीं बोला, लेट अस टेक एन एग्जांपल, सर ने बोला 40 बच्चे पढ़ाए ना, कितने महीने बैच चली? 3 महीना, पर स्टूडेंट 50 रुपए। कितना बोल रहे हैं? पर स्टूडेंट 50 रुपए। पूरा सब्जेक्ट पढ़ाने का पर स्टूडेंट कितना बोल रहे हैं? 50 रुपए। सर ने बोला 50 × 40 ले भाई 2000 रुपए। एक पिंक नोट निकाली और मेरे सामने रखी, मैंने बोला सर आपने मुझे यहाँ पर अपनी बेइज्जती करने के लिए नहीं बुलाया है, पर स्टूडेंट 2000, आप मुझे टोटल 2000 रुपए दे रहे हो, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दूसरा क्या है? मैंने सर को बोला सर आपने ना 3 0 कम लगा दिए, सर आपने ना 3 0 कम लगा दिए, एक काम करो ₹50,000 पर स्टूडेंट करो। सर ने बोला है पूरे सीए फाउंडेशन लॉ की फीस 50,000 रुपए नहीं है, तुझे सिर्फ और सिर्फ लॉ एक सब्जेक्ट की फीस में 50,000 कहां से ला कर दूं? मैंने कितना क्लेम करा? 50,000 × 40 करो बेटा, 50 × 20 हो गया है ना, 20 और 1 2 3 4 5, मैंने क्लेम कर दिया 20 लाख रुपए। सर दे रहे थे 2000 रुपए, मैंने क्लेम कर लिया बेटा 20 लाख रुपए। अब बताओ क्या सर मुझे 2000 देंगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा? नहीं। क्या मैंने 20 लाख रुपए क्लेम किए तो सर मुझे लायबल रहेंगे देने के लिए? नहीं। अब इस केस में अप्लाई होगा क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट मतलब क्या पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ने एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट रेम्यूनरेशन डिसाइड किया था? नहीं। देखो नो पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन फिक्स बिटवीन द पार्टीज, लेकिन क्या मैंने अपनी सर्विसेज दी है? यस। तो इस केस में क्या कहा गया है? अगर रीजनेबल अगर अमाउंट फिक्स नहीं है लेकिन एक पार्टी ने अपनी सर्विसेज दे दी, तो द अदर पार्टी है ही विल बी लायबल टू पे द रीजनेबल कॉम्पेंसेशन। द अदर पार्टी है ही विल बी लायबल टू पे द रीजनेबल कॉम्पेंसेशन। क्या 50 रुपीज पर स्टूडेंट रीजनेबल है क्या? नहीं। क्या 50,000 पर स्टूडेंट रीजनेबल है क्या? नहीं। अब रीजनेबल क्या होगा? सर आपने ऊपर भी बताया था रीजनेबल डैमेज क्लेम कर पाओगे, इधर भी बोल रहे हो रीजनेबल कॉम्पेंसेशन। सर रीजनेबल मतलब कितना? वो तो बेटा केस टू केस डिफाइन होगा। अगर एग्जाम में केस स्टडी बनेगा तो आपको वो रीजनेबल अमाउंट क्या करेगा? क्लेम करेगा, है ना। अब हमने क्लास में और एक एग्जांपल लिया था, हमने लॉ का सिलेबस स्टार्ट किया, 60 मार्क्स का लॉ है, हमने 30 मार्क्स का मतलब 50% सिलेबस खत्म कर दिया। अब सर ने क्या किया ना, सर ने कहा यार ये बीकॉम पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है, सर ने बीकॉम की बैच बंद कर दी। सर ने बोला 1 दिन बंद किया, 2 दिन बंद किया, लेकिन सर ने बंद किया, सर को लग रहा है यार मैंने क्लास बंद तो कर दी लेकिन मैं अभी करूंगा क्या? सर ने बोला कोई बात नहीं, लॉ पढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं, हम भी पढ़ा लेंगे। सर ने मेरे को बोला मोहित तुम कल से नहीं आना, मैं लॉ पढ़ाऊंगा। मैं बोला कोई बात नहीं सर, मैं मेरा दूसरा पढ़ा लूंगा, चलेगा। सर ने बोला कल से ही आना। मैं बोला सर आधा सिलेबस हो गया, आधे सिलेबस की फीस। सर ने बोला तूने पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया क्या? तेरा परफॉर्मेंस था पूरा सिलेबस, क्या तूने पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया? नहीं।
मैंने कहा सर मान रहा हूं नहीं किया, लेकिन आपके कारण नहीं किया। सर ने बोला मैं कुछ नहीं जानता, मैं पैसा देने नहीं वाला, बिकॉज पहले कुछ अमाउंट फिक्स हुआ था क्या? नहीं। तो क्वांटम मेरिट क्या बोल रहा है? क्वांटम मेरिट बोल रहा है अगर देखो सिचुएशंस क्या है, रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं है लेकिन मैंने अपनी सर्विस दी क्या? यस। तो इस केस में अगर पार्ट कम हुआ है तो पार्टली रीजनेबल कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो, पूरा हो चुका है तो जितना भी होगा लेकिन रीजनेबल क्लेम कर सकते हो। 50 रुपीज पर स्टूडेंट या 50,000 रुपीज पर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा? अनरीजनेबल। ठीक है, यस। बात करते हैं सेक्शन नंबर 75 की। पार्टी राइटफुली रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन, मतलब जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को जिस पार्टी के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो रहा है वो नॉन फुलफिलमेंट के लिए क्या कर सकता है? डैमेजेस क्लेम कर सकता है, सेक्शन 75। ये तो हम लोग डैमेजेस वाला पॉइंट ऊपर ही देख चुके। एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, डन आर डन, डन, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, डन आर डन, डन। तो ठीक है बच्चों, बाय दिस वे हमने जो हमारा यूनिट नंबर 5 था उसका डिटेल्ड रिवीजन कर लिया है। बिलीव मी, इस रिवीजन लेक्चर के बाद आपको बस एक चीज करनी है, दैट इज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज इस रिवीजन के बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस आप बना लोगे, यस। लेकिन क्या केस स्टडी के लिए आपको सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है? यस। तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन देखकर जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आप इजीली बना लोगे। थैंक यू वेरी मच, दिस इज योर मेंटोर सीए मोहित अरोड़ा साइनिंग ऑफ। बाय। वीडियो को लाइक करो, चुप नहीं चुप, अब भी लाइक करो, अब भी लाइक करो। चलो बाय बाय बाय।